हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एक्सपीरियंस पर। आज की जो वीडियो है वो हरियाणा पुलिस स्पेसिफिक वीडियो है सब्जेक्ट के लिए, जो कि हरियाणा पुलिस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है CRPC, जो है आज हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे CRPC और BNSS। जितने भी क्वेश्चन CRPC और BNSS के बनते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में हो जाएंगे। सो हो सकता है इससे 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाए और हो सकता है ना भी आए, लेकिन ये जो पिछले का पैटर्न अभी चला हुआ है हरियाणा पुलिस का, उसमें अब हरियाणा पुलिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यानी कि कुछ लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। तो आप ना बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप 1 या 2 वीडियो जितनी भी मेरी यहाँ चैनल पर बनी हुई है, मैंने IPC की जो वीडियो हो पहले बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको डाल दूँगी, उसका लिंक आप उसको देख लेना, वहाँ से IPC देख लेना। एक मैंने रैंक की वीडियो बनाई हुई है कि आप किसी को कैसे पहचाने कि ये इंस्पेक्टर है, ये सब इंस्पेक्टर है, ये DGP है या ये कांस्टेबल है। ये वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं इनकी एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, प्लेलिस्ट जो कि सिर्फ हरियाणा पुलिस से रिलेटेड होगी, तो आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा और आपको सारी वीडियो एक ही जगह पर मिल जाएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने सब्जेक्ट पर। और सारे सब्जेक्ट और क्वेश्चंस देखने के लिए आप लगातार बने रहिए, लास्ट तक देखना वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है CRPC। तो CRPC की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है CRPC की फुल फॉर्म क्या है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि CRPC की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके पीछे 1973 लिखा होता है। 1973 में ये अधिनियम बन गया था। उसके बाद ये लागू हुआ 1 जनवरी 1974 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, CRPC कब लागू हुई। CRPC कब लागू हुई? 1 जनवरी 1974 को लागू हुई। CRPC के तहत हम क्या काम करते हैं। किसी ने कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो वो किस सेक्शन के तहत हुआ ये हमें IPC बताती है। लेकिन पता चल गया कि ये क्राइम हुआ है, उस क्राइम का हमें कैसे काम करना है, प्रक्रिया क्या है उसको सोल्व करने की, उसको काम करने की, वो क्या बताता है हमें CRPC बताती है। वह कानून है जो आपराधिक मामलों की पूरी प्रक्रिया बताता है। इसका पालन पुलिस वाले भी करते हैं, पुलिस, मजिस्ट्रेट और न्यायालय तीनों करते हैं। तो दैट मीन्स एक प्रोसीजर कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है, जैसे कि अपराध की जांच करना, आरोपी की गिरफ्तारी करना, ट्रायल लेना, न्याय दिलाना, ये सभी किसके पार्ट्स हैं? ये CRPC के पार्ट्स है। मतलब हमें पता चल गया कि ये क्राइम एक सेक्शन में हुआ है। मान लो 420 का ये IPC ने बताया कि उस व्यक्ति ने धोखाधड़ी करी, लेकिन अब उसको गिरफ्तार करने का, उस व्यक्ति पर FIR, अब पहला क्या काम होगा कि उस पर FIR दर्ज होगी। ये किसने बताया कि उस पर FIR दर्ज होगी? ये CRPC ने बताया। CRPC हमें प्रोसीजर बताती है कि आपको कैसे काम करना है। पुलिस क्या करेगी? उसकी FIR दर्ज करेगी, ठीक है। FIR दर्ज करने के बाद वो इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेशन की क्या प्रोसेस है ये पुलिस CRPC से पता करती है कि क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे कैसे करना है, फिर वो कोर्ट में जाएगा। ये भी सारा काम क्या है? CRPC। यानी कि CRPC स्टेप्स बताती है कि आपको काम कैसे करना है। क्राइम हो चुका है, किस सेक्शन के अंडर हुआ है, ये IPC बताती है, और उसको आगे सोल्व कैसे करना है, उस पर काम कैसे करना है, ये CRPC बताती है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन IPC एंड CRPC। CRPC और IPC। CRPC का पार्ट्स क्या है? अगर हम बात करें तो CRPC में पार्ट 9 पार्ट है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कुछ इसमें सेक्शंस हैं। क्या है? सेक्शंस है। कितनी सेक्शंस हैं? CRPC में 484 सेक्शन है। कितनी सेक्शन है? 484 सेक्शन है। 484 धाराएं हैं इसमें।
उसके अलावा यानी कि इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या पता चलेगा सीआरपीसी से कि एफआरआई दर्ज करनी है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी, पुलिस किसी को गिरफ्तार कैसे करेगी, गिरफ्तार कर लिया तो उसको कोर्ट में पेश कैसे करेगी, मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई कैसे करेगा, ठीक है, उसको रिमांड पर लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए, उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आगे केस में, ये सभी हम सीआरपीसी के थ्रू करते हैं। एक क्रम होता है, देखो आपराधिक प्रक्रिया का क्रम। सबसे पहले जब भी कोई क्राइम होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो क्या होता है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर सीआरपीसी के सेक्शन 154 में लिखा हुआ है कि कोई क्राइम होने पर उसकी एफआईआर दर्ज होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर 154। उसके बाद जब हमारा एफआईआर हो चुका, जांच, इन्वेस्टिगेशन, जो भी पुलिस आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो केस दिया जाता है और वो क्या करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट में दो चीज़ें आती है, या तो उसको गिरफ्तार करेंगे, उसको सम्मन देकर बुलाएंगे, ठीक है, फिर उसका ट्रायल होगा, निर्णय और सज़ा, ये न्यायालय का काम है। यानी कि जो एफआईआर है, अभी स्टार्टिंग में जब उसकी सीआरपीसी की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें लिखा हुआ था कि पुलिस, मजिस्ट्रेट और न्यायालय तीनों उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीआरपीसी में दो तरीके के अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या है, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है, एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस स्वतः शुरू कर सकती है, क्या, जांच पुलिस स्वतः शुरू यानी कि खुद शुरू कर सकती है। असंज्ञेय अपराध क्या है, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच नहीं कर सकती और एफआईआर नहीं होती, सामान्य डायरी यानी कि कंप्लेंट रजिस्टर होती है। संज्ञेय कॉग्निजेबल जो अपराध होते हैं, ये क्वेश्चंस हरियाणा पुलिस में पहले आया हुआ है कि कितने प्रकार के अपराध होते हैं अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के अपराध होते हैं, तो आंसर आना चाहिए 2, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन दे के पूछ सकता है, या फिर वो सीधे नाम पूछ सकता है कि संज्ञेय, असंज्ञेय और भी 3-4 ऑप्शन दे दे, तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है, संज्ञेय और असंज्ञेय। इंग्लिश में बोले तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। संज्ञेय अपराध वे होते हैं जो गंभीर अपराध होते हैं। कैसे अपराध, गंभीर अपराध, चोरी है, डकैती है, रेप केस है, ये जितने भी अपराध होते हैं जो गंभीर की श्रेणी में आते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं हमें स्पष्ट कि हाँ ये अपराध हुआ है, तो उसको क्या कर सकती है पुलिस, उसकी जो आती है एफआईआर उसको दर्ज कर सकती है। उसके एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो गंभीर नहीं होते। मान लो किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, अब आप क्या कह रहे हो कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा और मैं एफआईआर दर्ज करवाऊँगा, ठीक है। आपको कोई क्या बोल दिया, आपको किसी ने अपमानजनक शब्द बोल दिया, तो आप जाके कहोगे कि मेरे एफआईआर दर्ज कर दो, नहीं, वो आपकी कंप्लेंट होगी, क्या होगी, कंप्लेंट दर्ज हो गई। कंप्लेंट दर्ज होने पर जनरल डायरी में कंप्लेंट दर्ज होने के बाद वो मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट पुलिस को बोलता है कि उस व्यक्ति को यहाँ पर पेश किया जाए। ये असंज्ञेय अपराध होता है, इसमें पुलिस डायरेक्ट किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसके बाद आती है धारा सेक्शन 154, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा भी पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो एफआईआर का यही आता है कि फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सॉरी, और एफआईआर पहली सूचना जो किस दर्ज हुई है थाने में उसको एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट सूचना, इन्फॉर्मेशन। ये दो फॉर्म में हो सकती है, लिखित और मौखिक, दोनों रूप में हो सकती है। थर्ड बात, जो एफआईआर की कॉपी है, जो भी कंप्लेनेंट होता है जिसने भी एफआईआर दर्ज करवाई है उसको वो कॉपी मुफ्त यानी कि फ्री में मिलती है और ये देना ज़रूरी है, पुलिस उसको देगी, प्रोवाइड करवाएगी। अगर कोई मना करता है तो उसको बताए कि एफआईआर की कॉपी क्या है, पुलिस को देना ज़रूरी है और वो भी निःशुल्क है, ठीक है। ये पहली सीढ़ी है, अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगा तो केस आगे स्टार्ट नहीं होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, एफआईआर जो है दर्ज करवाई जाती है, उसके बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इसका सेक्शन पूछ लिया जाता है कि एफआईआर किस सेक्शन, सीआरपीसी की किस सेक्शन के तहत, सीआरपीसी की किस सेक्शन के तहत दर्ज करवाई जाती है, तो क्या लिखोगे, धारा 154 के तहत। उसके बाद आता है जब किसी के एफआईआर दर्ज हो गई और मान लो वो गंभीर अपराध है, तो क्या करती है पुलिस, उसकी गिरफ्तारी, क्या करती है,
गिरफ्तारी। गिरफ्तारी सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत होती है? तो आती है सेक्शन 41। क्या आता है? सेक्शन 41। पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है सेक्शन 41 के तहत। संज्ञेय अपराध यानी कि गंभीर अपराध है तो उसमें पुलिस स्वतः खुद गिरफ्तारी कर सकती है। गिरफ्तारी के कारण जरूर बताना होगा, ऐसा नहीं है कि आपको पता चल गया कि हाँ उसको नहीं उठा के लिया, नहीं, गिरफ्तारी के कारण बताना जरूरी है। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार है वकील से मिलने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस को उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आपने आर्टिकल, मैंने पॉलिटी की क्लास में करवाया था, आर्टिकल 20, उसमें भी लिखा हुआ था, ये सेम वहीं से है, बिल्कुल सेम वहीं से है। लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, गिरफ्तारी 154 154 सीआरपीसी के सेक्शन 154 में हम FIR दर्ज कर सकते हैं। सेक्शन 41 के तहत हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं संज्ञेय अपराध में। उसके बाद मान लो कोई व्यक्ति जो है उसके FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी। अब आती है जेल। आपने कई बार वर्ड सुना होगा जमानत का, बेल का, कि उसको बेल मिल गई। यह अधिकार के रूप में मिलती है, यानी कि ये जो क्रिमिनल होता है उसको अधिकार है। जमानती अपराधों की सूची कानून में दी गई है, यानी कि सबको नहीं मिलती, कुछ लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि इन अपराधों में ज़मानत दी जा सकती है, बेल दी जा सकती है। कुछ नॉन बेलेबल होते हैं जिनमें ज़मानत नहीं मिलती। ये एक तो न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो उसको बेल दे या ना दे। दूसरा, गंभीर अपराध, जो गंभीर केस होते हैं उनमें बेल नहीं दी जाती, यानी कि बेल जो है वो ऐसे ही नहीं दी जाती। बेल देने, एक तो क्या है, ये है तो उसका अधिकार के रूप में उसको मिलती है, लेकिन ये न्यायालय के विवेक पर भी डिपेंड करती है कि वो उसको बेल प्रदान करते हैं या नहीं करते। एक आपने सुना होगा बार बार चार्जशीट, वर्ड सुनते हो डेली लाइफ में भी कई बार कि उस पर चार्जशीट चल रही है। ये सेक्शन 173 सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत आती है। जांच पूरी होने पर पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट प्रक्रिया। देखो आसान शब्दों में समझो, जब FIR दर्ज होती है तो उसके बाद पुलिस में FIR दर्ज हुई तो IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो गिरफ्तार करता है, या जो भी करता है, गिरफ्तार किया या फिर उसकी जांच की, गिरफ्तार छोड़ दो, आप क्या की, उस केस की जांच की। जांच करने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में वो अपनी सारी जानकारी लिखेगा, जो जैसे कि वो घटनास्थल पर गया, उसने लोगों के बयान दर्ज किए, जितने भी उसको अपने सबूत जुटाने हैं वो जुटाएगा। सारी जांच रिपोर्ट जो तैयार कर लेता है उसको वो तैयार रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। इसको बोलते हैं चार्जशीट। क्या बोलते हैं? चार्जशीट, यानी कि वो चार्जशीट फाइल कर देगा, दाखिल करनी होती है, समक्ष रिपोर्ट दाखिल करती है पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष। यदि पर्याप्त साक्ष्य है तो अभियोग पत्र दाखिल किया जा सकता है। जांच अधिक समय चाहिए तो अवधि बढ़ाने का प्रावधान है। मान लो प्रावधान के तहत और टाइम चाहिए, 167 के तहत क्या कह रहा है कि मान लो जांच चल रही है, केस बहुत गंभीर है, बार बार उलझ रहा है, कोई व्यक्ति कोई भी क्राइम करके ना कहीं चला गया, उसको पकड़ ही नहीं पा रही है पुलिस, और टाइम ज़्यादा लग रहा है, कभी कहीं जा रहा है तो उस कहीं और की सूचना मिल रही है, कहीं और की सूचना, तो इस तरीके से पुलिस विद इन टाइम पीरियड अपना काम नहीं कर पा रही है क्योंकि सारे सबूत उसको मिल नहीं पा रहे और अपराध गंभीर है। तो पुलिस क्या कर सकती है? मजिस्ट्रेट से अपना टाइम बढ़वा सकती है, मजिस्ट्रेट से चार्जशीट के लिए टाइम बढ़वा सकते हैं, क्योंकि चार्जशीट तो तब होगी ना जब उसके पास सारा पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, लेकिन रिपोर्ट तो तैयार हुई नहीं है, तो क्या कर सकता है? टाइम बढ़वा सकता है। किस सेक्शन के तहत? 167 के तहत। उसके बाद अब आप सीआरपीसी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप एकेडमी में जाओगे, मधुबन एकेडमी, सुनारिया या फिर बॉन्डसी, जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग होगी, वहाँ आपको सीआरपीसी पहले पढ़ाई जाती थी, आईपीसी पढ़ाई जाती थी और एविडेंस एक्ट पढ़ाया जाता था। लेकिन अब ये तीनों क्या हो गए हैं? चेंज हो गए। मैंने आईपीसी पढ़ाया था तो मैंने BNS साथ में पढ़ाया था, आईपीसी के साथ में मैंने BNS पढ़ाया था और ये वीडियो मैं बना चुकी हूँ। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप जाके वहाँ से देखना। मैं इसकी पूरी हरियाणा पुलिस की एक सीरीज़ बना दूंगी, ताकि आपको प्लेलिस्ट बना दूंगी, वहाँ जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे ही जब सीआरपीसी हुआ, जो नया मतलब चेंज करके जो बना, वो क्या बना? BNSS। क्या बना? BNSS। तो अब BNS जब आप जाओगे ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग में, तो आपको जो पढ़ाई जाएगी वो सीआरपीसी नहीं पढ़ाई जाएगी।
अब आपको BNSS पढ़ाई जाएगी। हमारा लास्ट बैच था जिसमें IPC CRPC पढ़ाई गई थी, लेकिन अब BNS और BNSS और ये BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की जगह पर वो पढ़ाए जाएंगे। तो इसके बाद में हमारे कुछ क्रैश कोर्स करवा दिए गए थे, हमें भी पढ़ाई गई है BNS BNSS सभी पढ़ाई गई, लेकिन इसके बाद में हमारे क्रैश कोर्स करवाए गए। लेकिन जो 9 मंथ का पीरियड था ट्रेनिंग का, उसके दौरान हमने IPC CRPC और एविडेंस एक्ट पढ़ा था। अब हम जब भी कोई केस होगा तो वो IPC और CRPC के तहत नहीं होता, अब केस होता है BNSS। लेकिन पेपर में ज़्यादा आने की संभावना IPC और CRPC की ही है, ठीक है। फिर भी हम अपने पूरी तैयारी करके चलेंगे और BNSS के क्वेश्चंस भी करके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसी भी चीज़ को पुरानी से नए यानी कि अपडेट करने की जरूरत क्यों होती है, उसके कुछ नए फीचर आते हैं। ऐसे ही जब CRPC बनी थी 1973 में, तब कुछ और चीज़ें थी, अब कुछ और चीज़ें हैं। लोगों का अपराध करने का तरीका बदल गया है। पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं थे, तो इलेक्ट्रॉनिक जो क्राइम थे वो भी नहीं होते थे। पहले साइबर क्राइम नहीं होते थे, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, लोगों को क्राइम करने का तरीका ही चेंज हो रहा है। तो अब क्या हो गया है, कुछ अमेंडमेंट कुछ अपडेशन किए गए हैं और इसके तहत जो हमारी CRPC है उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, BNSS का नाम रख दिया गया है। BNS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अधिनियम पास हुआ। बनकर कब बनी, लागू कब हुई, 1 जुलाई 2024। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी पड़ेगी आपको। BNSS BSA और BNS तीनों ही 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी थी। BNS वह कानून है जो बताता है कि अपराध होने के, सेम चीज़ बताएगा तो सेम ही चीज़ ना, कि न्यायालय कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी। सेम वही FIR दर्ज करना, जांच करना, गिरफ्तारी करना, चार्जशीट दाखिल करना, ट्रायल करना और न्याय दिलाना, सेम चीज़ें बताएगा, कुछ अलग चीज़ें नहीं बताएगा। जो CRPC बताती थी उसका नाम बदल कर क्या कर दिया BNSS। कुछ जो सेक्शंस हैं, कुछ धाराएँ ऐड कर दी गई, कुछ में अमेंडमेंट कर दिया गया, सुधार कर दिया गया। उसमें मैंने सेक्शन बताए थे 484, लेकिन जो अब हमारी BNSS है उसमें 531 सेक्शन है, 531 धाराएं हैं, ठीक है। तो अब कुछ जैसे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कुछ जो हैं क्या कर दिए गए, जोड़ दिए गए। फोरेंसिक का क्या, अगर कोई 7 साल से ज़्यादा सज़ा का केस है, ग्रेटर देन 7 ईयर की सज़ा जिसमें मिल रही है, ऐसा कोई क्राइम जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलेगी, उसमें फोरेंसिक जांच ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके के बताए गए आपको। तो अभी तो काफ़ी रहता है इसमें, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो और बनाऊँगी। आज की फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको भी देखने में बोर होगा, तो इसकी मैं एक PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें, मेरे बायो में मिल जाएगा। आप बायो में जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। HSSC एस्पिरेंट के नाम से ही है टेलीग्राम। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस मिल जाएं। और जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, आपके एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट 30 डेज़ आपके पास बचते हैं, तो तब तक मैं आपके लिए आपके सिलेबस को देखते हुए सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, और कुछ आपके सब्जेक्ट्स के भी प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी। CRPC IPC और BNSS के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, BNSS के, BNS के और BFC के, वो सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एनिमल हस्बेंड्री भी आपको करवाऊँ। थैंक यू।